नमस्कार, मैं पवन कुमार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल द गुरु में स्वागत है। आज हम राजनीतिक विज्ञान का एक महत्वपूर्ण अध्याय प्रधानमंत्री की शक्तियां और अधिकार प्रस्तुत कर रहे हैं। यह अध्याय कक्षा 12 के स्टूडेंट्स के साथ साथ 10 और 11 के स्टूडेंट्स के लिए भी उपयोगी है एवं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में संलग्न स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी उपयोगी है। इसके साथ साथ जो राजनीतिक रुचि रखते हैं उन लोगों के लिए भी ज़रूरी है। हर राजनीतिक व्यक्ति की लालसा होती है कि मैं इस पद तक पहुँचूँ, तो हमारे मन में एक उत्सुकता रहती है कि प्रधानमंत्री के पास क्या शक्तियाँ हैं, क्या अधिकार हैं। चलिए हम प्रारंभ करते हैं प्रधानमंत्री की शक्तियाँ और अधिकार। सबसे पहले हम देखते हैं प्रधानमंत्री की भूमिका और उत्तरदायित्व। यह मंत्रिपरिषद और लोकसभा दोनों का नेता होता है। यह राष्ट्रपति व मंत्रिपरिषद के बीच का संचार माध्यम है। राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के मध्य की कड़ी भी कह सकते हैं इसे। यानी यह क्या करता है, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद दोनों के बीच में एक संवाद स्थापित करता है जिससे कि शासन जो है सुचारू चलता रहे। अगली जो बात देखते हैं विभागों का आवंटन। साथी मंत्रियों को विभागों का आवंटन भी प्रधानमंत्री करता है। यह कैबिनेट सचिवालय के माध्यम से विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के बीच समन्वय स्थापित करता है। यानी सभी के बीच में क्या है, एक कोऑर्डिनेशन का काम ये करता है कि प्रधानमंत्री की ही जिम्मेवारी रहती है कि कौन सा जो व्यक्ति है सक्षम है और वो इस विभाग को अच्छी तरह से संभाल पाएगा। तो इसके अंदर इंटरफेरेंस भी बहुत बार करना पड़ता है प्रधानमंत्री को। तो प्रधानमंत्री को बहुत काबिल होना होता है इस स्थिति में। अब हम देखते हैं मंत्रालयों का प्रभारी भी होता है। यह कुछ एक विभागों का स्वयं प्रभारी रहता है, अर्थात वे विभाग अपने पास रखता है। जैसे बहुत बार प्रधानमंत्रियों ने गृह मंत्रालय भी अपने पास रखा है, कई बार वित्त मंत्रालय भी अपने पास रखा है। और जैसे आपके अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा विभाग, ये मंत्रालय जो हैं, ऐसे विभाग तो अधिकतर ही प्रधानमंत्रियों के पास ही रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जो हैं अन्य विभाग, जो भी विभाग शेष रह जाते हैं वो स्वयं अपने पास रख लेते हैं। अगली जो बात है वो मंत्रिमंडल का नेता होता है। कैबिनेट की विभिन्न बैठकों का आह्वान करता है। इन बैठकों का एजेंडा भी वह निर्धारित करता है। यानी जो कैबिनेट की बैठक होती है, कैबिनेट की बैठक में कौन आएगा, कैबिनेट मंत्री आएंगे, उसका जो एजेंडा है वो स्वयं प्रधानमंत्री ही तैयार करता है। फिर देखते हैं हम संसद और कैबिनेट के मध्य की कड़ी है। पहले भी हमने बताया था यह संसद और कैबिनेट के बीच की कड़ी है। संसद में सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है, यह लोकसभा का नेता होता है। ये बातें आप ध्यान देना, लोकसभा का नेता है ये, और उसके अलावा सरकार का मुख्य प्रवक्ता यानी सरकार की तरफ से अधिकृत जो बयान है ये इसके लिए प्रधानमंत्री ही जिम्मेदार होता है। बहुत बार विपक्ष दावा करता है कि प्रधानमंत्री सदन में आके और इसका क्लेरिफिकेशन करें, तो इसका मतलब क्या हो गया, सरकार का मुख्य प्रवक्ता है। फिर जो अगली बात है सरकारी प्रतिनिधि के रूप में, यह विभिन्न प्रतिनिधि मंडल, उच्च स्तरीय बैठक, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। यह राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न अवसरों और मुद्दों पर दूरदर्शन और रेडियो पर संबोधन भी देता है। यानी एक तो जो पहली बात करेगी, जो भी बाहर जितनी भी बैठकें होती हैं उनमें या तो स्वयं या अपना प्रतिनिधि भेजता है, अधिकतर स्वयं ही जाते हैं ये। इसके अलावा जब कोई भी स्थिति विपरीत हो जाती है तो देश को संबोधित करता है। आजकल जैसे प्रधानमंत्री वर्तमान जो कोरोना की विपरीत परिस्थितियाँ, उसमें बहुत सी बार रेडियो दूरदर्शन पे राष्ट्र को संबोधित करते हैं संयम बनाने के लिए, और जो सरकार की योजनाएँ उनके बारे में जानकारी देते रहते हैं। तो ये सरकारी प्रतिनिधि के रूप में इनके काम हो गए। अब शक्तियाँ और अधिकार हम देख लेते हैं। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, एक एक को बारीकी से समझ लेना आप। भारत का प्रधानमंत्री विश्व की शक्तिशाली शासनाध्यक्षों में से एक है। वह सरकार का मुखिया होता है। भारत का प्रधानमंत्री बहुत पावरफुल है। विश्व के प्रधानमंत्री या जो भी शासनाध्यक्ष हैं उनमें सरकार का मुखिया भी है ये। राष्ट्रपति जो है संवैधानिक मुखिया है, वास्तविक मुखिया कौन है, प्रधानमंत्री है। अगली जो बात है, केंद्रीय मंत्रिमंडल व अन्य नीति निर्माता संस्थाओं से संबंधित सभी महत्वपूर्ण निर्णय उसकी देखरेख में किए जाते हैं। ठीक है, ये बात पहले भी आ गई थी। वह नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष भी है।
यानी नीति जो आयोग अभी बनाया गया था कुछ दिन पहले, पहले ये योजना आयोग था और उसको चेंज करके नाम रख दिया नीति आयोग। अब इस नीति आयोग का जो अध्यक्ष रहेगा वो कौन रहेगा? प्रधानमंत्री। पूरे देश के लिए नीति निर्माण का कार्य करता है। बहुत बार परीक्षाओं में भी पूछ लिया जाता है ये। अगली जो बात है वह राष्ट्रपति को अपने मंत्रियों की नियुक्ति तथा उनके विभागों के आवंटन, परिवर्तन या उनके त्यागपत्र स्वीकार्य या अस्वीकार करने की सलाह देता है। यानी मंत्रियों को शपथ तो राष्ट्रपति दिलाता है, लेकिन विभाग आवंटन का जो काम है वो प्रधानमंत्री करता है। अगर किसी मंत्री को हटाना है तो इसकी सिफारिश भी प्रधानमंत्री वहाँ करता है, या किसी मंत्री ने कोई आवेश में आके अपना त्यागपत्र प्रधानमंत्री तक प्रस्तुत कर दिया तो राष्ट्रपति को जो सलाह है वो कौन देगा? प्रधानमंत्री देगा। अगली जो बात है, मंत्रिपरिषद की सभी बैठकों की अध्यक्षता करता है। ये बात पहले भी आ गई थी। इसके बाद में वह केंद्र प्रशासन तथा विधान संबंधी प्रस्तावों के संबंध में कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णयों से राष्ट्रपति को अवगत करवाता है। यानी जो भी कैबिनेट की बैठक में डिसीजन होंगे वो राष्ट्रपति को बताए जाएंगे। ये जिम्मेवारी किसकी है? प्रधानमंत्री की है। इसके बाद में अगली बात, किसी भी मंत्री द्वारा लिए गए निर्णयों को प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के कहने पर पुनः मंत्रिपरिषद में विचार के लिए रखवा सकता है। ये बात हमने राष्ट्रपति के जो अधिकार करते हुए देखे थे उसमें ये बात आई थी, तो रिवाइज करवा सकते हैं उनको, जो डिसीजन हुए हैं उनको। फिर अगली जो बात है, यह संसद के कार्य संचालन में नेतृत्व प्रदान करता है। इसके बाद में यह सभी सरकारी विधेयक उसके निरीक्षण में तथा उसकी सलाह के अनुसार तैयार किए जाते हैं। वह सभी मंत्रालयों के विभागों के कार्यों की देखरेख करता है। यानी जितने भी मंत्रालय हैं उनके अंदर जो भी कार्य हो रहे हैं प्रधानमंत्री को पता होता है कि किस मंत्रालय में क्या क्या काम हो रहे हैं, तो इसके लिए प्रधानमंत्री को बहुत ज़्यादा सजग रहना होता है। बहुत से ऐसे प्रधानमंत्री भी हुए होंगे जिन्होंने ये चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया, उनको बहुत बैकफुट पे भी जाना पड़ा बाद में। इसके बाद में सभी सरकारी नीतियों का मुख्य सूत्रधार होता है। यानी उसके दिमाग में कोई नई योजना आती है तो वो इम्प्लीमेंट, यानी उससे सभी योजनाओं का श्रेय जो है किसको जाएगा? प्रधानमंत्री को ही जाता है। तो उनका मुख्य सूत्रधार प्रधानमंत्री रहेगा। फिर अगली जो बात है, संपूर्ण मंत्रिमंडल प्रशासन में सामंजस्य बनाए रखता है। यानी जो भी मंत्रिमंडल है, जितने भी मंत्री होंगे उनके बीच में सामंजस्य स्थापित करना। यानी मंत्रियों की जो भी योजनाएं होती हैं उनको धरातल पे उतारना और अपने बजट के हिसाब से उन योजनाओं को इम्प्लीमेंट करना, ये सारी चीज़ें यानी सामंजस्य बनाने के लिए प्रधानमंत्री को बहुत ज़्यादा सतर्क रहना होता है। आगे देखते हैं हम अगला जो अधिकार, शासकीय नीति से संबंधित अधिकृत घोषणा प्रधानमंत्री के अधिकार क्षेत्र में आता है। यानी जो फाइनल जो अथॉरिटी है वो प्रधानमंत्री ही है। किसी भी विषय के लिए जो फाइनल डिक्लेरेशन है वो प्रधानमंत्री के पास ही है। फिर वह सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियों के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। यानी जितनी भी तरह की नियुक्तियां हैं, चाहे वो आपके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस की बात है, चाहे वो यूपीएससी के मेंबर हैं या चेयरमैन हैं, या आपके इलेक्शन कमीशन है, या आपके दूसरे जो आयोग हैं जो केंद्रीय स्तर के हैं, उनके अंदर जो नियुक्तियां होती हैं, या विदेशों में जो दूतावास होते हैं उनके अंदर जो एम्बेसडर की नियुक्ति होती है, ये सभी जो नियुक्तियां हैं उनमें राष्ट्रपति को जो संपूर्ण परामर्श है वो कौन देगा? प्रधानमंत्री ही देता है। अगली जो बात है वह राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच की योजक कड़ी है, यानी जोड़ के रखता है तालमेल। यानी मंत्रिपरिषद एक तरफ, दूसरी तरफ राष्ट्रपति है, उनके बीच में प्रधानमंत्री, दोनों तरफ तालमेल करके ही देश को आगे बढ़ाने में प्रधानमंत्री का योगदान होता है। वह लोकसभा और राज्यसभा के बीच की योजक कड़ी है। ध्यान देना, संसद के जो 3 पार्ट देखे थे उसमें लोकसभा और राज्यसभा, तो अगर मान लीजिए हमने बहुत बार देखा है कि जैसे लोकसभा में कोई बिल पास हो गया, राज्यसभा में अटक जाता है, तो प्रधानमंत्री का ये दायित्व हो जाता है कि वो दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन करवा के और उन बिलों को पास करवाए। तो यानी बीच की योजक की कड़ी है। इसके बाद में वह राष्ट्रपति को परामर्श देता है कि वह संसद का सत्र कब बुलाया जाए, कब स्थगित किया जाए और कब भंग किया जाए। यानी ये अधिकार किसका? राष्ट्रपति का, लेकिन उसको सलाह कौन देगा? प्रधानमंत्री देगा। अगला जो कार्य है वह यह भी सुनिश्चित करता है कि कैबिनेट के निर्णय अनुसार कौन से विधेयक संसद में पेश किए जाएं और विपक्ष का सामना किस प्रकार किया जाए।
यानी ये दायित्व भी किसका है? प्रधानमंत्री का है कि अगर कोई बिल रखा जाता है तो वो ये पहले से एक पूर्वानुमान लगाते हैं कि इसका आगे जाके विपक्ष किस तरह से विरोध करेगा और उस विरोध का सामना करने के लिए हम किस तरह से तैयार हों। तो ये जो दायित्व है ये प्रधानमंत्री का बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। अगली जो बात है वह विदेश नीति से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय स्वयं लेता है। यानी किस देश के साथ हमको ज़्यादा गहरी दोस्ती रखनी है, किस देश के साथ हमको व्यापार बढ़ाना है, तो ये सारी जो बातें हैं इन सब के ऊपर फाइनल जो निर्णय है वो किसका होगा? प्रधानमंत्री का होगा। वह विदेशों में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। यानी विदेश में फाइनल जो डिसीजन लेने वाला व्यक्ति किसे माना जाएगा? प्रधानमंत्री को ही माना जाएगा। यानी भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति विदेश में प्रधानमंत्री ही होता है। तो दोस्तों ये संक्षिप्त जो चर्चा थी जिसमें हमने प्रधानमंत्री की शक्तियां और अधिकार के ऊपर चर्चा की। आप इससे संबंधित जो भी छात्र छात्राएं या अन्य जो प्रतियोगी परीक्षाओं में लगे हुए जो साथी हैं उन तक इसको ज़रूर साझा करें। और एक बात मैं आपको और इसमें शामिल करूं कि मेरे ये जो जितने भी नोट्स हैं इन नोट्स की पीडीएफ जो है आपको बाद में संपूर्ण जो इसका सिलेबस हो जाएगा उसके बाद में पीडीएफ आपको उपलब्ध करवा दी जाएंगी। तो आशा है आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें ताकि आगामी नए वीडियो आपके पास शीघ्र पहुंचते रहें। धन्यवाद। जय भारत।